Hello guys, welcome back to Hindi explanation of Chinese historical drama The Journey of Flower episode 12 and 13। सीन शुरू होता है वाचिंगो से जो हॉल ऑफ इमोशनलेस जहां बाइजुआ रहता था वहां जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है। तभी उसे चक्कर आ जाते हैं। वो जब होश में आती है तब वो हॉल ऑफ इमोशनलेस में एक आइस बेड के ऊपर होती है। वो बाहर आती है और पूरा हॉल ऑफ इमोशनलेस घूमती है और बहुत खुश हो जाती है। फिर वो पाइजुआ को ढूंढती है। पाइजुआ उससे बोलता है हॉल ऑफ इमोशनलेस में केवल हम दोनों रहते हैं, इसलिए तुम कहीं भी आ जा सकती हो। वो उसे अपने साथ ऊंचाई पर ले जाता है और पूछता है तुम्हें यहाँ से क्या दिख रहा है। वाचिंग को बोलती है यहाँ से मुझे पूरा चैंगलियो दिख रहा है जो बहुत सुंदर लग रहा है। पाइजुआ बोलता है तुम बस अभी अपनी आंखों से तुम्हारे सामने की चीज़ें देख रही हो। जब तुम हर चीज़ को मन से फील करने लगोगी, जैसे कि हर एक छोटी लीफ और फ्लावर, तब तुम्हारी कल्टीवेशन पूरी होगी। फिर वाचिंगो स्वॉट प्रैक्टिस करती है पर गलती कर देती है। बाइजुआ उसे 100 बार वो प्रैक्टिस करने की पनिशमेंट देता है। बाइजुआ आकर उसकी टेम्पल पेल देता है जो उसने गलती से गिरा दी थी। आगे वो उसे 7 बेस्ट चार्ट की बुक देकर उसे 1 साल के अंदर याद करने को बोलता है और कहता है तुम्हारे सिवाय इसे कोई और नहीं पढ़ सकता, टंगबो भी नहीं पढ़ सकती। वाचिंग को सोचती है इतनी पतली बुक के लिए उसे 1 साल का समय क्यों मिला है, जबकि वो उसे 1 दिन में ही याद कर लेगी। जब वो उस बुक को खोलती है उसमें मिस्टीरिकल एनिमल्स, म्यूजिक, मार्शल आर्ट, मेडिसिन, पॉइजन और तरह तरह की फ्रेगरेंस बनाने का सारा ज्ञान लिखा होता है। वाचिंग को दिन रात उस बुक को पढ़ती रहती है और ऐसे ही करके 1 महीना बीत जाता है। दूसरी तरफ मैंग का राज्याभिषेक हो जाता है। वो राजा बनने के बाद अपने बड़े भाई को किंग मिंग की उपाधि देकर उसकी सारी आर्मी की जिम्मेदारी सौंप देता है। मैंग का जनरल ली जियांगयुंग उससे इस बारे में दोबारा सोचने को कहता है क्योंकि आर्मी के साथ वो बगावत भी कर सकता था। मैंग बात को यह कहकर टाल देता है कि वो उसका सगा बड़ा भाई है, वो इसके खिलाफ नहीं जाएगा। फिर वहाँ एक आदमी आकर बोलता है न्यू स्कॉलर चैंपियन आपसे मिलने आए हैं। मैंग उसे अंदर बुलाकर उसका नाम पूछता है। वो बोलता है मेरा नाम डोंगफांग युनची है। अगले सीन में वाचिंग को रात को एक मीठी सी धुन सुनकर उसका पीछा करती है और देखती है वो धुन बाइजुआ अपने सितार में बजा रहा था। वो उसकी धुन के बारे में बताता है और पूछता है तुमने किताब पढ़ी। वाचिंग को बोलती है कि उसने किताब में ये सब पढ़ा तो था पर कभी प्रैक्टिस नहीं की है। फिर बाइजुआ उसे बुलाकर अपने सितार में धुन बजाना सिखाता है। अगले दिन वाचिंग को बहुत अकेला फील कर रही होती है, यहाँ तक कोई उसके साथ डिनर करने वाला भी नहीं होता। टनबा उसे पाइजुआ को अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाने को कहती है पर वाचिंग को कहती है वो इमॉर्टल है, उन्हें खाना खाने की क्या ज़रूरत है। टंगबो कहती है इससे टीचर और डिसाइपल के बीच की अफेक्शन बढ़ेगी, इसलिए तुम्हें उन्हें बुलाने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। वाचिंग को सारे गार्डन से फूल चुन चुन कर बाइजुआ के लिए सूप बनाकर ले जाती है और बोलती है क्या आप मेरे पे एक छोटा सा फेवर कर सकते हैं और मेरे साथ डिनर कर सकते हैं। पहले मैं हमेशा अपने पिता के साथ डिनर किया करती थी और बाद में क्विंग शुई और औरों के साथ, पर अब मैं यहाँ अकेली हूँ तो मेरा खाने में भी मन नहीं लगता है। बाइजुआ हाँ कर देता है। वो सूप पीने के बाद बोलता है तुमने ये आइस ऑर्किड्स कहाँ से लिए। वाचिंग को बोलती है ये गार्डन में थे। बाइजुआ बोलता है ये हजारों साल पुराना फूल था जो मैं स्पेशली नॉर्थ से उठाकर लाया था। मैंने इन पे बहुत मेहनत की थी तब जाके इनकी कलियां खिली थी और तुमने इनका खाना बना दिया। तुम्हारी सजा ये है कि तुम आज रात डिनर नहीं करोगी। अगले दिन क्विंग शी रो रही होती है कि मैंग अब सू राज्य का राजा बन गया है तो वो अब चैंगलियो में पढ़ नहीं पाएगा, यानी वो मैंग से अब नहीं मिल पाएगी। वाचिंग को बोलती है रो मत, वो यहाँ नहीं आ सकता तो हम उससे मिलने चले जाएंगे। टंगबा उन्हें बताती है कि मैंग के राजा बनने के अलावा भी एक अच्छी खबर है कि डोंगफांग सच में स्कॉलर चैंपियन बन गया है। वो बोलती है अब मेरे डैडी जल्दी ही मेरी मम्मी से शादी करने आएंगे। वाचिंग को क्विंग शुई से बोलती है अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डोंगफांग है वहाँ मिंग का ध्यान रखने के लिए। तभी वहाँ नी मेंटियन आ जाती है और बोलती है अब तक तुमने ऑनरेबल सुपीरियर से बहुत कुछ सीख लिया होगा तो एक छोटा सा कंपटीशन हो जाए। वो उसे लड़ने लगती है पर तभी स्वॉर्ड ऑफ एफिशिएंट थॉट उसे बचाने आ जाती है।
टंगबो भी वाचिंगो को बचाने के लिए नीमैंटियन पे चढ़ जाती है। नीमैंटियन उसे उठाकर ऊपर की तरफ फेंकती है और स्वॉर्ड से हमला कर देती है। टंगबो जमीन पर आकर जाती है और अचानक से एक सुंदर लड़की में कन्वर्ट हो जाती है। वाचिंगो और क्विंग शुई ये देखकर बहुत खुश होते हैं। वो तीनों बोलते हैं, अब हमारा मुकाबला करके दिखाओ, और नीमैंटियन वहां से चली जाती है। उसके बाद टंगबो शी के पास आकर पूछती है, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? शी बोलता है, मिस मैं आपको नहीं जानता, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। टंगबो बोलती है, पहले तो तुम मुझे कभी भी उठाकर यहाँ वहाँ ले जाया करते थे, पर अब तुम मुझे यहाँ से भगा रहे हो। शी बोलता है, तुम टंगबो नहीं हो सकती। वो बोलती है, आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया। ये सुनकर शी बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, तुम सच में इंसान बन गई हो। वाचिंगो टंगबो को अपने सारे सुंदर कपड़े और ज्वेलरीज देती है और बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एक इंसान बन गई हो, पर अब हम एक साथ नहीं रह पाएंगे। टंगबो बोलती है, तुम दुखी मत हो, ऑनरेबल सुपीरियर ने मुझे कभी भी तुमसे मिलने के लिए यहाँ आने की परमिशन दे दी है, और ऐसी प्रिविलेज हर किसी को नहीं मिलती। वैसे भी यहाँ अकेले बिल्कुल मज़ा नहीं आता। बाहर जाकर मैं शी और क्विंग शुई के साथ खेला करूँगी। टंगबो के जाने के बाद वो बाइजुआ के लिए तरह तरह की डिशेस बनाती है और पूरा हॉल ऑफ इमोशनलेस को साफ करती है। वो गार्डन में नए नए पौधे भी लगाती है। बाइजुआ वहाँ आता है और बोलता है, तुम्हें ये सब काम खुद करने की ज़रूरत नहीं है। वाचिंगो बोलती है, वो ये सब काम खुद ही करना चाहती है, इससे उसे अपना घर भी होने की फीलिंग आती है। फिर प्लांट्स लगाते वक्त उसके हाथ में एक कांटा चुभ जाता है और उसके खून की बूंद प्लांट्स में गिरकर वो मर जाते हैं। बाइजुआ बोलता है, इनकी केयर मैं कितने सालों से करता हुआ आ रहा था। तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम केवल आज पढ़ाई ही करोगी। बाद में वाचिंगो को एक लेटर आता है। वो बोलती है, गैस करने की ज़रूरत नहीं है, ये डोंगफांग ने ही लिखा होगा। उस लेटर में लिखा होता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, और उसने लिटिल बोन्स, टंगबो और अपनी पिक्चर भी ड्रॉ की हुई थी। वाचिंगो बोलती है, मैं टंगबो को जाके बताऊंगी कि डोंगफांग ने उसे कितना अगली ड्रॉ किया है। तभी वह मोयान आ जाता है। वो उसे मटर गश्ती करने के लिए डांटता है। वो उसे पूछता है, तुम्हारे टीचर कहाँ हैं? वाचिंगो बोलती है, वो स्वॉर्ड पेविलियन में होंगे या फिर हॉल या लाइब्रेरी में होंगे। वो टीचर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसे दोबारा डांट पड़ जाती है। तब बाइजुआ वहाँ आता है। मोयान उससे वाचिंगो का टेस्ट ऑफ लाइफ स्टोन मांगता है, पर बाइजुआ देने से मना कर देता है। अगले सीन में यिनचांग नीमैंटियन को वॉश एसेंस मेडिसिन देता है और बोलता है, अगर इससे तुम वाचिंगो पर हमला करोगी तो वो अपने इमॉर्टैलिटी के तत्व ही खो देगी और हमेशा के लिए एक आम इंसान बन के रह जाएगी। तब ऑनरेबल सुपीरियर के डिसाइपल तुम ही बनोगी। वो उसे ये भी बताता है कि बाइजुआ कुछ दिनों के लिए हॉल ऑफ इमोशनलेस से बाहर जा रहा है। तब वाचिंगो भी बाहर आएगी। उस समय हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वाचिंगो हॉल ऑफ इमोशनलेस में बोर हो रही होती है। तभी साचिनमो अपना भेष बदल के वहां आ जाता है। वो उसे उठाकर हवा में घुमाने लगता है। वाचिंगो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। साचिनमो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाया होता है और उसे अपने साथ खेलने के लिए एक आइलैंड में ले जाता है जहां बहुत सारे सुंदर सुंदर प्लांट्स होते हैं। साचिनमो बोलता है, मैंने खुद इनके बीज अलग अलग देशों से इकट्ठा करके लगाए हैं। वाचिंगो उस जगह का नाम पूछती है। तब वो बोलता है, एक बार मैं और लूजिया यहाँ से गुजर रहे थे, तब उसे ये फूल देखकर जगह बहुत पसंद आई थी और मैंने अपने पावर का इस्तेमाल करके इसे हमारी स्पेशल जगह बना दी थी, पर मैंने कभी इसका नाम नहीं सोचा। वाचिंगो कहती है, तो हम इसे आज से फ्लावर आइलैंड बुलाएंगे। वाचिंगो पूछती है, क्या मैं कुछ फूलों को अपने साथ चैंगलियो ले जा सकती हूँ? मेरे टीचर को फ्लावर बहुत पसंद है, पर मैंने गलती से उनके फ्लावर्स तोड़ दिए थे। साचिनमो बोलता है, केवल फ्लावर्स ही क्यों, अगर तुम चाहो तो मैं सारा आइलैंड ही हॉल ऑफ इमोशनलेस में शिफ्ट कर दूँ। वाचिंगो उससे बोलती है, दीदी मैं हमेशा से आपकी आइडेंटिटी पूछना चाहती थी। आप कौन हो जो चैंगलियो में कभी भी अपनी मर्जी से आ जा सकती हो? साचिनमो कहता है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, पर अभी मैं तुम्हें अपने बारे में बता भी नहीं सकता हूँ। लेकिन मेरे सिवाय अगर कोई भी तुमसे कुछ कहे तो तुम उस पर बिलीव मत करना। इसके बाद वो दोनों आइलैंड में खेलते हैं और खूब मज़े करते हैं। साचिनमो उसे
चैंग लियो के एंट्रेंस तक छोड़ने आता है। वाचिंगो बोलती है कोई और भी मेरे जितना अकेला है। बचपन में मैं सोचती थी अगर मेरा कोई बड़ा भाई या बहन होती तो मैं इतनी अकेली नहीं होती, पर अब मुझे आप मिल चुकी हो। साचिमो कहता है इस बार मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा और किसी को तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। वो बोलता है तुम पे वो विसल है ना जो मैंने तुम्हें दी थी। वाचिंगो बोलती है हाँ, उसे मैं हमेशा अपने पास ही रखती हूँ। वो कहती है अब आप यहाँ से जा रहे हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। साचिमो कहता है ऐसा है तो तुम मेरे साथ ही चलो, आखिरकार इस चैंगलियो में रखा क्या है। वाचिंगो बोलती है चैंगलियो मेरा घर जैसा है और मुझे यहीं रहना पसंद है। जब वो वापस जा रही होती है तब नी मैंटियन और यिन ज़ेंग आते हैं और उसके साथ लड़ने को बोलते हैं। वो वहां से जाने लगती है पर तब तक वो उसे पॉइजन नीडल चुबा देते हैं। शू फंगफा आकर आगे लड़ने से रोक देता है। नी मैंटियन उससे कहती है तुमसे खुद तो कुछ नहीं होता, कम से कम ऑनरेबल सुपीरियर की रेपुटेशन तो खराब मत करो। आगे टंगबो हॉल ऑफ इमोशनलेस में उसका इंतजार कर रही होती है। जब वाचिंगो वहां आती है तब वो बोलती है तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारी एक माँ भी है। टंगबो उसे पूछती है वो इतना सैड क्यों है। वो बोलती है क्योंकि मैं अभी टीचर की इकलौती डिसाइपल होने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत मेहनत करूँगी और फिर नी मैंटियन को सबके आगे हरा कर दिखाऊंगी। इसके बाद वो खुद को एक कमरे में बंद कर देती है और अपनी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने लगती है, पर उसके अंदर फैल रहा जहर उसको ये करने नहीं देता। कुछ समय बाद जब बाइजुआ वापस आता है, टंगबा उसे बताती है कि वाचिंगो 3 दिन और 3 रातों से कुछ खाया पिया नहीं है और खुद को कमरे में बंद करके बैठ गई है। बाइजुआ दरवाज़ा खोलता है तो देखता है जहर वाचिंगो की पूरी बॉडी में फैल चुका था। वो तुरंत जाकर उसकी बॉडी से पॉइजन नीडल निकालता है। उस समय जीजुन भी वहां आ जाती है। बाइजुआ उसका जहर उतारने के लिए अपना इमॉर्टल ब्लड का इस्तेमाल करता है। जीजुन उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि ऐसे वो अपने 100 सालों की कल्टीवेशन गवा बैठता, पर बाइजुआ नहीं मानता। कुछ समय बीत जाने के बाद वाचिंगो के शरीर का सारा जहर उतर जाता है और जब वो उठती है तब टंगबा बताती है कि कैसे बाइजुआ ने उसकी जान बचाई है। वाचिंगो बाइजुआ को थैंक्स बोलने जाती है। बाइजुआ पूछता है तुम्हें पता है ये किसने किया होगा। वो बोलती है उसे नहीं पता। फिर वो उससे पूछती है आपने मुझे ठीक करने में इमॉर्टल ब्लड का इस्तेमाल किया है, तो क्या इसका मतलब मैं भी इमॉर्टल बन गई हूँ। बाइजुआ बोलता है बिल्कुल नहीं, बस तुम्हें पारदर्शी नजरें मिली हैं। वाचिंगो बोलती है मतलब अब मैं दूर की चीज़ों को भी देख सकूंगी। बाइजुआ बोलता है हाँ। उसके बाद वो नी मैंटियन के पास जाती है और बोलती है मैंने तुम्हें हमेशा अपने दोस्त जैसा माना और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। नी मैंटियन बोलती है मैंने कभी तुम्हें अपने दोस्त जैसा नहीं माना, हमेशा अपने सर्वेंट जैसा देखा, इसलिए मुझे जज करने की ज़रूरत नहीं है। वाचिंगो कहती है ठीक है, आज से मैं भी तुम्हें अपने दोस्त जैसे नहीं मानूंगी। अगर तुम्हें कुछ भी करना हो तो तुम मुझे टारगेट कर सकती हो, पर अगर तुमने मेरे आसपास वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।